बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुक्रामत मुगल और आज मेरे साथ इस वीडियो में मौजूद है मोहम्मद इमरान साहब। डिफेंस बीट कवर करते हैं और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके वक्त का। एक तो पाकिस्तान ने रोल अदा किया पूरी दुनिया में, जो आलमी जंग का ख़तरा था वो टल गया। 15 दिन का सीज फायर हो गया। दुनिया भर ने एक्नॉलेज किया कि इसमें पाकिस्तान का जो रोल है, तारीफें हो रही हैं। दूसरी जानब एक इकट्ठ जुमे को यहाँ पर होने जा रहा है जिसमें जेडी वैंस आ रहे हैं और दुनिया की कम्युनिटी की सारी नजरें इस वक्त इसी खित्ते पर हैं कि पाकिस्तान अब इस अमन के कायम करने में क्या रोल अदा करता है। क्या ईरान और अमेरिका आमने सामने बैठ सकते हैं या फिर फासले पर बैठकर ही पाकिस्तान की जो बात है, जो पाकिस्तान का रोल है, उसको एक्नॉलेज करेंगे। क्योंकि अभी तक जो है वो एक्नॉलेज किया गया। सबसे बड़ी बात इस वक्त यह है कि अगर ये जो टेबल सजने जा रही है उससे पहले जो अपना हुर्मत से खबरें आ रही हैं, वहां पर वज़ीर आज़म ने एक ट्वीट भी किया कि वायलेशन सीज फायर की हो चुकी है और ईरान ने भी मशरूत कर दिया है कि अगर लबनान पर हमले ना रुके तो फिर ये सीज फायर ख़त्म समझे। क्या देख रहे हैं, ये अमन का जो सफ़र है ये जारी रहेगा या फिर यहीं पर रुक जाएगा? अच्छा, इसमें ना जो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट पहली बात यह है कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल प्रोफाइल कोई अभी नहीं गया ऊपर। ये गुज़श्ता साल चला गया था जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन मार्क हक में भारत को शिकस्त दी थी और दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को शिकस्त दी थी पाकिस्तान ने। उसके बाद पाकिस्तान का एक प्रोफाइल ऊपर जाता रहा। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मौके पर यह कहा कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वो ईरान को बहुत अच्छा समझते हैं। अब जो ये सारी सूरत हाल इमर्ज हुई उसके अंदर जो बुनियादी बात है वो ये है कि पाकिस्तान के अलावा और कोई ऐसा मुल्क था नहीं जो रोल अदा कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान सऊदीज़ के भी करीब है, बाकी जो इस्लामी ममालिक थे उनके भी, और गुज़श्ता साल डेढ़ साल के अंदर पाकिस्तान का ईरान के साथ बहुत ज़्यादा ट्रस्ट लेवल बढ़ा है। ईरान ने जो लेसन लर्न किए पिछली जंग से जो उनकी हुई थी जून 2025 में, उससे लेसन उन्होंने लर्न किए। और फिर चूँकि एक बहुत बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है चाइनीज़ की ईरान के अंदर, तो उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में उन्होंने एक साल में उनको डिफेंस टेक्नोलॉजी के हवाले से भी बिल्डअप किया है। जो ईरान की कौम है उनकी जो रेजिलियंस है वो अपनी जगह पे, उसके ऊपर कोई शक नहीं। ईरानी लड़ने के लिए भी तैयार है और वो सारे के सारे अपनी आवाम जो है अपनी उसके पीछे खड़ी। अब बात है ये जो आपने बात की स्टेट ऑफ हॉर्मस की। अब मेरी जो ज़ाती राय भी है और किसी हद तक मालूमात की बुनियाद पे भी मैं ये बात कह सकता हूँ कि इस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब शायद दोबारा उस अग्रेसिव मोड में शायद ना जाएं। जो कि हमें उसकी वजह ये है कि इस वक्त जाहिर है उनके मल्टीपल रीजंस हैं। नंबर वन, उनका इंटरनल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो चुका है और उससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो ये है कि इसकी जंग को लिजिटिमेसी नहीं है। सही, ना यूएन का कवर है ना नेटो का कवर है। जितने उनके अलाइज हैं वो सब उनको छोड़ चुके हैं इस मामले के ऊपर। एनर्जी क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की बातें हो रही हैं और उनकी ज़हनी कैफियत के ऊपर बातें हो रही हैं। रिसेंटली उन्होंने अपने 2-3 मेजर जो उनके लोग थे उनको फारग किया, जिसमें होमलैंड सिक्योरिटी की जो इंचार्ज थी खातून, उनको फारग किया डायरेक्टर को। फिर उनको जो अटॉर्नी जनरल थी तुलसी गबार्ड तो इंटेलिजेंस डायरेक्टर, उन्होंने किया, अभी नहीं किया। अच्छा, उनकी जो अटॉर्नी जनरल थी बॉन्डी, उनको फारग किया और उनके एक बड़े अहम अफसर जो है वो पहले ही रिजाइन कर चुके थे। तो अब कितना ज्यादा प्रेशर था उनके ऊपर कि वो अब इससे ज्यादा आगे जा नहीं सकते। ये बात कहना आसान है कि मैं सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा, लेकिन ऐसा आजकल की इस दौर के अंदर पॉसिबल नहीं है। तीसरी और जो अहम बात है वो ये है कि जो हमारी मालूमात है कि जब ये सीज फायर वाली अनाउंसमेंट होने जा रही थी उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू उनसे बातचीत की और नेतन्याहू ने ये रिक्वेस्ट की कि लेबनान को इसमें शामिल ना करें सीज फायर में। लेकिन वो बड़ी मुख्तसर बात हुई और उसके बाद इसराइल ने तो जब ये अमन पैक्ट शर्म शेख में होता है तो गजा वाला भी नहीं माना था, उसके फौरन बाद वहाँ पे। हाँ, लेकिन वो अभी उन्होंने जो उधर वो हिजबुल्लाह है उन्होंने भी ये कहा है कि अभी आपने अपनी पोजीशंस नहीं छोड़नी जो वहाँ पे उनके फुट सोल्जर्स बैठे हुए हैं। लेकिन जो इस वक्त जो
इसको जो अगर आप कहें कि जो दुनिया के अंदर जो इस वक्त बड़े बड़े तजियाकार हैं फॉरेन ऑफ पॉलिसी के वार एक्सपर्ट के, वो ये कह रहे हैं कि अगले ये इसराइल जो है वो लेबनान के हवाले से भी सीज फायर पे मान जाएगा। अब जो एक और बात आपने की कि जुमे को जो यहाँ पे स्टेज सजने जा रहा है, अब मसला ये है कि ये तो हमने देखा है सबसे बड़ी रीसेंट मिसाल जो है वो अमेरिका का अफगान तालिबान के साथ एग्रीमेंट था जो कि दोहा में हुआ, और उसके लिए आपने देखा कितने दौर चले, वो ज़ल्मे खलील टाइम कितना लगा, आते रहे जाते रहे बहुत से बीच में। अब इसके अंदर स्प्लिंटर्स मौजूद हैं, स्पॉयलर्स मौजूद हैं बहुत ज़्यादा, जो इस सारे प्रोसेस को सबूताज करना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ सामने है ना कि इसराइल इस शिकस्त को हजम कैसे करेगा। इसराइल भी इस शिकस्त को हजम नहीं कर रहा, और अनफॉर्चुनेटली एक आध कंट्री वो है उस रीजन का जो इसको हजम नहीं कर पा रहे, और वो परेशान है कि इस सारे मामले में। जो यूएई की फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी जो स्टेटमेंट थी वो इस हवाले के जो तर्जुमान है वो जिस तरह के ट्वीट करते हैं वो सबके सामने। तो मेरा ख्याल है कि लेकिन ये चीज़ हर तरफ रियलाइज हो रही है कि अगर आपने इस खिते को जंग से पाक करना है तो यू हैव टू शो द रिस्ट्रेंट्स। सही। दूसरा, टेक्नोलॉजी की हमारी इस वीडियो से पहले बात हो रही थी, टेक्नोलॉजी में कैसे ईरान ने नॉकआउट किया। 47 साल से पाबंदियां एक मुल्क पर होती हैं, और दूसरा मुल्क दुनिया की सुपर पावर है जिसके पास वसाइल की कोई कमी नहीं है, वो कैसे पीछे रह गया इस जंग में। देखें इसमें जो है ना चाइनीज ने उनकी बहुत ज्यादा मदद की है। जैसे उनका F-35 जो जहाज है उसको गिराया गया, स्टेल्थ को। हालांकि दुनिया के अंदर इसके गिरने से पहले तक ये था कि मिराज से पहले भी गिरने यही था, ये गिर नहीं जहाज नजर ही नहीं आता। जाहिर है वो बेसिकली टेक्नोलॉजी क्या होता है, एक स्पेशल केमिकल होता है जो जहाज के ऊपर आप पेंट करते हैं तो वो ऑब्जॉर्व कर लेता है जो आपकी रेडार से रेज निकलती है, और आपको बैक एंड के ऊपर उसकी कोई पिक्चर नजर नहीं आती क्या है। एक तो उन्होंने हीट सीकिंग जो एक फार्मूला है जिसको आप सादा फार्मूले के तहत, या वो दूसरा है एक उसका एक और टेक्नोलॉजी उसके साथ, अभी मैं उसका वो ज़हन में नहीं है, शाम को आप जिक्र भी कर रहे थे, क्या वो इंफ्रारेड डिटेक्शन, और ये सारा उन्होंने यूज किया है। ये बेसिकली उनका वो एक वो था कि मजीद मिसाइल सिस्टम जिसका ये पार्ट एंड पार्सल था, 8 से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर उसकी रेंज है, और वो सारा कुछ ना, तो वो उससे हुआ। अब दूसरा फिर ये हुआ कि जो एक्यूरेसी, जिस एक्यूरेसी के साथ वो किया है, स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की पूरी, कि सबसे पहले उनकी आंख देखने की सलाहियत ख़त्म हो। उसके लिए जो बहरीन के अंदर जो उनका 5th फ्लीट का कमांड सेंटर है अमेरिका का, जिसमें मुख्तलिफ टास्क फोर्सेज हैं, टास्क फोर्स 154 है, टास्क फोर्स 150 है, पाकिस्तान भी एक टास्क फोर्स की इस वक्त कमांड पाकिस्तान के पास है। वो 6 माह के लिए कमांड होती है। उसका रेडार था जो $1 बिलियन से ज्यादा था, छोटे छोटे दूसरे रेडार से जो वैक्स मुख्तलिफ जगहों पे लगे हुए थे, तो उनको उन्होंने बिल्कुल जो है वो ख़त्म किया। फिर उसके बाद उन्होंने इस अंदाज से कि एग्जॉस्ट किया कि जितने उनके मिसाइल्स हैं, अब ये एक पूरी वेल थॉट स्ट्रेटजी है। एब्सोल्युटली। जो मिसाइल की एक्यूरेसी है ना, वो ये है कि जो चाइना का जो सैटेलाइट सिस्टम है जिसको हम बेदू कॉन्स्टिलेशन सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन सिस्टम 3 इसको कहते हैं, ये इस वक्त मोस्ट एडवांस्ड है। दुनिया के अंदर 4 काम कर रहे हैं। एक GPS है जो अमेरिका का है, ग्लासनोस्ट है जो रशियंस है, और गलेलियो शायद यूरोपियंस का है। तो बेदू 3 सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा एडवांस सिस्टम है और एक्यूरेट भी है। फिर उसके नीचे एक और सिस्टम है जो जैमिंग और स्पूफिंग वगैरह के काम आता है। जैमिंग करता है, जो कम्युनिकेशन है त्यारों के दरमियान या जो दूसरी मिलिट्री कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन है उसको जैम करता है। अगर हम देखें जो कुवैत की बात करते हैं कि कुवैत के अंदर 3 जहाज गिरे थे, वो फ्रेंडली फायर नहीं थे बेसिकली। जिस तरह हमने पाकिस्तान में जितने भी त्यारे गिरे हैं ना, ये F-35 या C-130 ये वाले एपिसोड होने से पहले जितने भी गिरे उन्होंने कहा ये सब हादसा। हाँ, जिस तरह पाकिस्तान ने राफेल त्यारों को गिराया और फिर पाकिस्तान ने एक ऑडियो भी चलाई जी, ये राफेल गिरने की आवाज है, जिसमें वो सारी गिरने की भी आवाज आई। तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो है वो चाइनीज ने बहरहाल दी है। उसकी वजह ये कि चाइनीज अगर इसके हवाले से सपोर्ट ना करते हैं ईरान को, क्योंकि चाइनीज की एक बहुत बड़ी $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, चाइना का BRI का प्रोजेक्ट है, और चाइना की सबसे ज़्यादा सप्लाई लाइन है उधर से गुजर के जाती है।
और उसके अंदर उसका एक इत्तेहादी अगर इस सूरत हाल में होगा तो चाइना उसको लाजमी उसकी मदद करेगा। दूसरा रशियन साहब। तो पाकिस्तान बुनियादी तौर पे आप ये समझें कि तीनों जो बड़ी फोर्सेस हैं, जी, अमेरिका, रूस और उसके साथ चाइना, तीनों के साथ अलाइनमेंट में है। सही। ये फॉर द बैलेंस फर्स्ट रखना टाइम, सबसे मुश्किल काम। हाँ, ये फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ है। ये वो सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान एज अ मीडिएटर के तौर पे सामने आया। अब इंडिया के अंदर ये क्रिटिसिज्म आपने करना है, जैसे मर्जी करते रहें, ठीक है, इकोनॉमी अच्छी नहीं है हमारी, हमारे क्राइसिस और तरह के भी है, हमारे इंस्टेबिलिटी मुल्क के अंदर बहुत का भी ज्यादा है, सिक्योरिटी के भी इश्यूज हैं हमारे, हम गवर्नमेंट टेररिज्म के खिलाफ। इसी पर सवालात अभी तक खैर वो तो एक हाँ, पॉलिटिकल डोमेन जी, में बात है, लेकिन जो अगर हम इस तरह इन सारे इश्यूज को देखें तो उसके बावजूद पाकिस्तान न सिर्फ एक दुनिया के अंदर दो तीन चीज़ें तो इस्टेब्लिश कर दी कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है या मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं वो इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट है। दूसरे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान इज़ अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, और तीसरी ये बात अहम है कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के अंदर, जबकि ईरान के अंदर ज़ाहिर है माजी में हमारा उस तरह के मामला नहीं रहे, कलभूषण की गिरफ्तारी और ये और वो सारा कुछ है, अभिनंदन रा का नेटवर्क वगैरह ये सब ईरान के हवाले से रहा, और ज़ाहिर है अहले शिया सुन्नी के हवाले से भी ईरान का एक रोल रहा है। लेकिन हम ये अभी जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान ने बहरहाल ये साबित किया है कि पाकिस्तान एक सीरियस नेस इसके अंदर मौजूद है और ये दुनिया के रिजॉल्व मसले हल करने इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है ना सर, एक तो बड़ा अच्छा है कि अभी तक हमारी डिप्लोमेसी बड़ी कामयाब जा रही है, बैलेंस भी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि खुदा नास्ता अगर ये सीज फायर ख़त्म होता है, फिर से जंग का उसी तरह ढोल बजना शुरू होता है। सऊदी अरब पर परसों ही हमले हुए थे और उसके बाद जो पाकिस्तान ने पोजीशन बनाना शुरू कर दी थी, पाकिस्तान इस जंग से कितनी देर तक और कैसे बच सकता है? देखें, जंग से तो बच गया पाकिस्तान। देखें, एक जो एलिमेंट है ना जिसको लोग नहीं समझ रहे जी, हमने कंफ्यूजन इस देर कि सऊदी अरब अगर इन्वॉल्व नहीं, सऊदी अरब ने अभी तक सबसे ज्यादा जी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा अगर किसी मुल्क ने किया है तो वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब ने ईरान की तरफ से किए जाने वाले तमाम हमलों की मजम्मत भी की, पाकिस्तान ने भी की उन हमलों की मजम्मत, लेकिन उसके बावजूद सऊदी अरब ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, क्योंकि वहाँ पे भी सैनिटी जो है वो प्रिवेल कर रही है। लोग समझ रहे हैं एक लार्जर पिक्चर जो है या लार्जर डिज़ाइन जो है उसको सऊदी भी समझ रहे हैं। केमिकल वाले अटैक से पहले तक जितने हमले हुए हैं, सऊदी अरब ने भी ये कहा, ईरान ने डिनाई किया कि हमने हमले नहीं किया, वहाँ से भी उसको माना गया कि इसके पीछे शायद इसराइल है, लेकिन पेट्रोकेमिकल पर ईरान कहता है ये हमने किए। उसके बाद सूरत हाल काफ़ी चेंज हुई। नहीं, चेंज जरूर हुई। देखे ना, ईरान का एक अपना मौकफ है कि आपके पास उनकी बेसिस है, मैं उनको अटैक कर रहा हूँ। अगर वहां से अटैक शहीद अली लारीजानी ने वो अरबी में जो मैसेज किया था कि ये सरजमीन अरब की नहीं है, जहां जहां पर अमेरिकी फौजी मौजूद है, वो तो उधर से अटैक आ रहा है। लेकिन आप ये देखेंगे ये इतना भी नहीं था कि कोई बहुत ज्यादा एनिमिटी थी सऊदी अरब की या ईरान की। जब इनके लेट किंग अब्दुल्ला क्राउन प्रिंस थे, पाकिस्तान का भी दौरा किया, तो फिर उन्होंने ईरान का भी दौरा किया था उस वक्त, और उस वक्त शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो अहमदी निजाद उस वक्त सदर थे। और फिर उन्होंने ऑफिशियली तवील अरसे के बाद सरकारी तौर पे हज किया, तो इतना भी कोई बड़ा मसला नहीं है। इमरान के दौर में सफारती तलकात बहाल हुए थे। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि जब इमरान खान वजीर आजम थे तो उस वक्त जो फील्ड मार्शल हैं वो DGI थे जी, और वो वाली तस्वीर बड़ी वायरल, और वो उस वक्त वहाँ पे ईरान में उनके विजिट पे साथ थे। लेकिन अगर वैसे तो चलें, पॉलिटिकल लीडरशिप एक चीज़ है, वो मुतलका मिनिस्ट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप के ज़रिए होनी है, लेकिन अगर इसके अंदर अगर हम सबसे ज़्यादा क्रेडिट अगर किसी शख्सियत को जाता है तो वो फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब को जाता है कि उन्होंने जिस अंदाज से, अब ज़ाहिर है मेन गारंटर तो दोनों साइडों से वो हैं, लेकिन इस सूरत हाल में सबसे सेंसिटिव क्वेश्चन तो फिर पाकिस्तानी ये भी पूछते हैं ना कि अगर आप दुनिया के झगड़े खत्म करा सकते हैं, दुनिया को, सुपर पावर को आप लीड कर रहे हैं इस वक्त, सीधी सी बात है कि अमेरिका आपकी बात मान रहे हैं तो आप लीड कर रहे हैं, आप इतनी बड़ी जंग को सीज फायर पर ला सकते हैं, तो अपने मुल्क में इस्तेहकाम लाने के लिए पॉलिटिकल गवर्नमेंट को आप क्यों नहीं फोर्स कर सकते? देखिए, ये स्टेबिलिटी तो इधर चाहिए, स्टेबिलिटी होगी तो वो जो सरमायाकारी जुड़ी है, जो मैशत जुड़ी है डिफेंस के साथ, जो अमन-ओ-अमान की सूरत है, वो सारी लिंक होती हैं इसके साथ, तो वहाँ रोल
अदा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कि सियासत से दूर रहना चाहिए? देखिए कामर साहब, ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है जो जो मेरी डोमेन में नहीं है। नंबर नहीं, वेल लेफ्ट नहीं, चूंकि मैं आपको पता है डिफेंस बीट करता हूँ, तो ये उस तरह मेरी डोमेन में आधा नहीं है। चलो फिर इंटरनेशनल पे वापस चलते हैं। कल जो पहली दफ़ा, पहले भी करारदादें आती रही सलामती कौंसल में और एब्सेंट रहता रहा, चीन जो है उसमें हिस्सा नहीं लेता रहा। पहली दफ़ा है कल एब्सटेन करता रहा। कल पहली मरतबा है कि वो वीटो करता है और उसके बाद ये सीज फायर वाला सिलसिला शुरू होता है। और ईरान की तरफ से भी इंटरनेशनल अखबारात ने भी लिखा कि चीन ने बड़ा रोल अदा किया है। पाकिस्तान एक्नॉलेज कर रहा है चीन के इस रोल को। क्या हमारा उनके साथ अलाइनमेंट है इस वक्त कि हमने इस खित्ते में, आपने कहा कि बैलेंस है हमारे तल्लुकात में पहली दफ़ा अमेरिका, रूस और चाइना के दरमियान, तो इस वक्त क्या हम एतमाद के साथ चल रहे हैं? बिल्कुल हम एतमाद के साथ चल रहे हैं। जब 2019 के अंदर जब स्विफ्ट रिटॉर्ट ऑपरेशन हमने किया था, जब वो इंडियंस ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था, तो उसके बाद जो चीन के सदर है उन्होंने, अप्रैल आ गया 22 अप्रैल को, नहीं वो फरवरी में हुआ था, फरवरी वाला ना। तो जो उस वक्त चीन के सदर, इन्होंने ये शी जिनपिंग ने ये कहा था कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए हम हर हाल में, मतलब पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हम उसको इंश्योर करेंगे, जिसका रिफ्लेक्शन हमें बाद में 2025 में मार्का हक में नजर आया। अब ये सेम सिचुएशन ईरान के हवाले से भी थी, सेम सिचुएशन ईरान के हवाले से भी थी। उसकी रीज़न ये है कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है उनकी और वो चाहते हैं कि वहाँ पे पीस आए, क्योंकि सबसे बड़े ख़रीदार उनके ऑयल के चाइनीज़ हैं। और इस जंग के दौरान सबसे ज़्यादा तेल उन्होंने खरीदा है, तेल और उन्हीं की करेंसी में खरीदा गया है जी। अच्छा, फिर चाइना और ईरान जो है ये ब्रिक्स का भी हिस्सा है। गो के ब्रिक्स की इस वक्त की जो इंडिया इस वक्त प्रेसिडेंट है ना जी जी, इस वक्त उसके पास है जो प्रेसिडेंसी या चेयरमैन की सीट जो भी है ब्रिक्स की, लेकिन सरबराही उसके पास, हाँ सरबराही उसके पास है। लेकिन इंडिया ने जिस अंदाज से एक नेगेटिव रोल अदा किया है वो भी सबके सामने है। अब ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चीन को इंतहाई रेलिवेंट बनाती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, उसके साथ अगर हम रूस की बात करें तो रूस ने यूरोप से हट के, चाहे हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, उसमें आप बैल्कन स्टेट्स की बात कर लें, आप बाल्टिक स्टेट्स की बात कर लें, रशिया ने जो नई अपनी फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट की है वो भी ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, इस तरफ की बात की है कि हमें इस तरफ अपने ताल्लुकात को, अपनी ट्रेड को, अपने लिए जो हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसके हवाले से हमें उधर देखना है, उधर हमें नए बायर्स तलाश करने हैं। सही। आखिरी सवाल आपसे, इस जंग को कहा जा रहा था शुरू में, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हमारे दरवाजे तक पहुंच चुकी है, हमारे यहाँ जो ईरान ओरिएंटेड कम्युनिटी है उसकी तादाद करोड़ों में अब पहुंच चुकी। हम कितनी हद तक वही कि महफूज इस दरवाजे को कब तक रख सकते हैं? अगर ये जो आपने हुर्मत से अब खबरें आना शुरू हुई हैं और हमारे तवस्सुत से दुनिया में सीज फायर हुआ, ईरान अगर इसको मानने से इनकार कर देता है, ऐलान कर देता है, देन व्हाट? मेरा नहीं ख्याल कि ईरान इससे इनकार करेगा। बाकी हाइपोथेटिकल है कि ईरान अगर इनकार कर देगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, जो भी होगा। लेकिन ये है कि एक बात तो ईरानियन अगर पाकिस्तान की या फील्ड मार्शल की बात सुन रहे हैं और समझ रहे हैं तो अंदरूनी अमनो-मान नहीं, पाकिस्तान उनका भी तो अंदरूनी अमनो-मान एक इशू है ना। अगर ये देखें ना कि अगर ये दोनों अब दावा कर रहे हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है मैं जीत गया, ईरान कह रहा है मैं जीत गया, प्रैक्टिकली सबको नजर आ रहा है कि ईरान ने क्या किया। हाँ, ईरान ने क्या किया, एक्सपोज कर दिया ना, सुपर पावर एक्सपोज कर दिया उनकी पूरी की पूरी, उनकी ये साबित किया कि एयरफोर्स को मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं, उन्होंने ये पूरे का पूरा ये साबित किया ईरानियन ने कि जो इनकी वॉर मशीन है, इनकी या वॉर टेक्नोलॉजी है अमेरिकन की, वो ऑब्सलीट हो चुकी जी, वो वर्केबल नहीं रही उस तरह। और देखें अब स्मार्ट प्ले है। दूसरा ये, जब लोग कहते हैं ना बैरी बेड़ा आ गया, बैरी बेड़े को ना व्हाइट एलिफेंट कहते हैं जी, ठीक है, क्योंकि जब बैरी बेड़ा मूव करता है तो उसके साथ पूरा एक पैराफ्रेलिया मूव करता जी, बिल्कुल सही। उसके साथ मिसाइल बोट्स भी हैं, उसकी प्रोटेक्शन के लिए फ्रिगेट्स भी हैं जी, नीचे सबमरीन्स भी हैं, हवा में जहाज भी है। नहीं, जहाज तो चलो उसके ऊपर भी है या ऊपर भी है, जैसे भी है ना, वो तो जहाज तो उसके ऊपर मौजूद होते हैं जो भी है, नीचे सबमरीन भी है। तो अगर वो हिट हो सकता है तो मतलब अब क्या पीछे रह जाता है ना। तो अब उसके लिए तो वो सारी, लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि दोनों साइड्स
एग्री ही इसलिए किए हैं सीज फायर ताकि मामलात को आगे लेके चला आगे जाए। लेकर जाए और इसका मुस्तकिल जो है ना वो हल निकाला जाए। तो जो लबनान पर हमले हैं वो भी रुक जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली रुक जाने चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।